सीए इंटर में 26 के रिजल्ट्स इंस्टीट्यूट ने अनाउंस कर दिए। रिजल्ट्स काफी गंभीर है, जिस पर चर्चा जरूर बनती है बिटवीन स्टूडेंट्स एंड अ टीचर कि सर इस तरीके से अगर पेपर भी टेक्निकल होते जाएंगे हर टर्म, रिजल्ट्स भी डिफिकल्ट होते जाएंगे टू पास, तो सर क्या हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, जो हम अचीव कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने रिविजन्स वगैरह कर रहे हैं, विल दैट बी एनफ टू क्लियर सीए इंटर? बहुत बड़ा सवाल है। और सिर्फ ये सवाल उनका नहीं जिनका मई 26 एग्जामिनेशंस क्लियर नहीं हुआ, ये तो अब उनका भी सवाल है जो सितंबर 26 एग्जाम्स लिखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जो सितंबर 26 में एग्जाम लिखने वाले हैं वो मुझसे रिपीटेडली पूछ रहे हैं, सर जो हमारे दोस्तों से गलतियां हो गई, या जो इंस्टीट्यूट जिस तरीके से पेपर वगैरह बना रहा है, रिजल्ट्स वगैरह ला रहा है, हमें अब क्या करना है लास्ट 2 महीने में, सो दैट हम लोग सितंबर 26 एग्जाम से एक बार में क्लियर कर सके। तो आज मैं उन सारे बच्चों से बात करने जा रहा हूं जिन्होंने मई 26 का रिजल्ट जिनका अनसक्सेसफुल रहा, या फिर जो सितंबर 26 में पहली बार अपना एग्जाम दे रहे हैं, किस तरीके से अब हमें इस नए सीए इंटर के जो इंस्टीट्यूट ने पैरामीटर्स खड़े कर दिए हैं उन पर खड़े उतरना है, और किस तरीके से हमें बाउंस बैक करना है आफ्टर दी फेलियर। बहुत सारी बातें करूंगा, छोटी से लेकर बड़ी सारी बातें आपको समझाऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखना। टाइम कम है तो 1.25x की स्पीड पे दिखना, आपको लग रहा है लगेगा अविनाश भैया सब कुछ अच्छे से ही बोल रहे हैं। एंड वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देखना सो दैट यू गेट हैंड्स ऑन नॉलेज की अब आपको क्या करना चाहिए एज अ स्टूडेंट। सबसे पहले इस रिजल्ट से लर्निंग्स क्या है, लर्निंग्स क्या सीखने को मिला मेरे को भी एज अ टीचर एंड आपको भी एज अ स्टूडेंट, क्या क्या चीजें अब ध्यान रखनी है। नंबर 1, पेपर गेटिंग टेक्निकल डे बाय डे। जैसे जैसे एग्जामिनेशंस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, सीए इंस्टीट्यूट तो नए लेवल अचीव कर रहा है अपने पेपर में इनोवेशंस के। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का इंट्रोडक्शन हो, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अच्छे क्वेश्चंस बनाना हो, चाहे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करना हो, लॉ में पेनल्टी वगैरह भी पूछना हो, जो भी चीजें इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा है वो सारी डे बाय डे आपकी पेपर्स को टेक्निकल बनाए जा रहा है, आपके पेपर्स को टेक्निकल बना रहा है। नंबर 2, पास परसेंटेज गेटिंग लोअर डे बाय डे। टर्म बाय टर्म मैं देख रहा हूं इंस्टीट्यूट का पास परसेंटेज गिरते ही चला जा रहा है सीए इंटर लेवल पे। 5 टर्म पहले 14% रिजल्ट हुआ करता था, अब वो रिजल्ट 8% पर आके गिर गया है। एंड पता नहीं आगे आपके लिए क्या रखा हुआ है, इंस्टीट्यूट आपके लिए क्या करेगा, बट आई एम वेरी वरीड कि हर टर्म में पास परसेंटेज इंस्टीट्यूट का गिरते ही चला जा रहा है। क्या इंस्टीट्यूट रिजल्ट कंट्रोल कर रहा है, या हमारे पढ़ाई में कोई लैक्यूना है कि हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, सोचने का विषय है। तीसरा, पासिंग बोथ ग्रुप्स एट वंस बिकमिंग डिफिकल्ट टर्म बाय टर्म। मैंने इस बार भी देखा, पुराने रिजल्ट्स में भी देखा, इंडिविजुअल ग्रुप का रिजल्ट्स हायर है एंड दोनों ग्रुप जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं उनका रिजल्ट कंपैरेटिवली लोअर है। सर ये तो नॉर्मल बात है ना, दो ग्रुप में तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वही मैं बोल रहा हूं। वो मेहनत जो चाहिए वो शायद हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट बोल रहा है इतना सफिशिएंट नहीं है। तो ये भी एक सीखने वाली चीज है कि जो ग्रुप बाय ग्रुप बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको ज्यादा ज्यादा पास होने का परसेंटेज दिखाई दे रहा है, उनका ज्यादा पास परसेंटेज दिख रहा है। बट जो बच्चे दोनों ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हैं, दोनों ग्रुप एक साथ देने जा रहे हैं, उसमें कम बच्चे ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं। देखो मेरा तो एज अ स्टूडेंट, अगर तुम मेरे को बोलोगे, अगर एक एक स्टूडेंट के हिसाब से सोचने के लिए, अगर एक स्टूडेंट एवरेज है, बिलो एवरेज है, मैं तो हमेशा यही चाहूंगा, अगर मैं वैसा स्टूडेंट हूं तो मैं यही चाहूंगा भाई कुछ भी करूं मेरे रिजल्ट में सक्सेसफुल आना चाहिए। मैं दो ग्रुप दूं तो दोनों ग्रुप में सक्सेसफुल आए, मैं सिंगल सिंगल दूं तो मेरे रिजल्ट में सक्सेसफुल आए, यानी मुझे कभी अनसक्सेसफुल अपने रिजल्ट में नहीं देखना है। अगर उसके लिए मुझे सिंगल ग्रुप बाय ग्रुप भी जाना है तो मैं सिंगल ग्रुप बाय ग्रुप जाऊंगा, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा रहे और मैं आगे आराम से स्मूथली बढ़ सकूं, मेरे को कभी भी ऐसा ना लगे कि आई एम स्टक टू अ पोजीशन एट इन दी सीए कोर्स। तो दोनों ग्रुप का जो रिजल्ट है, जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं उससे काफी बेटर हो रहा है जो बच्चे इंडिविजुअल ग्रुप दे रहे हैं। वैसे भी मैं क्लास में बहुत बार बोलता हूं, ये जो दो ग्रुप बना रखे हैं इंस्टीट्यूट ने, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इनमें पैरिटी नहीं है। ग्रुप 1 मतलब
बहुत ज्यादा बड़ा वास्ट, एडवांस अकाउंट्स 1.5 सब्जेक्ट के बराबर, टैक्स 2 सब्जेक्ट के बराबर एंड लॉ कंप्लीट 1 सब्जेक्ट के बराबर। आपने सब्जेक्ट ही दे दिए कितने, 4.5 सब्जेक्ट दे दिए 3 सब्जेक्ट के नाम पर, 4.5 सब्जेक्ट्स वी आर स्टडिंग। एंड अगर ग्रुप 2 में देखो तो कॉस्ट एक, एफएमएसएम मिला के एक एंड ऑडिट एक, ये 3 सब्जेक्ट के ही बराबर है, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स वगैरह देखोगे, नंबर ऑफ टॉपिक्स वगैरह देखोगे तो रिलेटिवली मच लोअर देन व्हाट यू आर स्टडिंग इन एडवांस अकाउंट्स और टैक्सेशन। तो ग्रुप 1 एक तो बहुत वास्ट है, एंड नंबर 2 सारा का सारा जो लॉ वाला पोर्शन है ना, लॉ वाला पोर्शन की आपको चीजें याद रख के एग्जीक्यूट करनी है, वो ग्रुप 1 में डाल दिया। ग्रुप 2 में प्रैक्टिकल ज्यादा डाल दिए, यानी इन द सेंस कॉस्ट एफएमएसएम वाला सब्जेक्ट प्रैक्टिकल 200 मार्क का और ऑडिट 100 मार्क रखा, जिसके कारण क्या हो रहा है पता है, वो इम्बैलेंस हो जा रहा है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 1 के आप रिजल्ट्स भी देखो बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 1 इंडिविजुअल रिजल्ट्स। अगर कोई बच्चा ग्रुप 1 क्लियर कर ले रहा है ना, उसके लिए ग्रुप 2 इतना बड़ा बर्डन नहीं है, बट जो बच्चा ग्रुप 1 क्लियर नहीं कर पा रहा है, उसको वो जो वेट ढोना पड़ रहा है ना 4.5 सब्जेक्ट का आगे, वो बच्चे के लिए बहुत 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 डिफिकल्ट हो रहा है। तो इस रिजल्ट के बाद मुझे यही समझ में आया कि इंस्टीट्यूट की तरफ से तो चीजें डिफिकल्ट हो रही है, तो हमें तो अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा, नहीं तो भैया काफी डिफिकल्ट है उस 8% की भीड़ के अंदर घुसना, क्योंकि सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो उस 8% की भीड़ के अंदर एडजस्ट होके घुसना काफी डिफिकल्ट है अगर हम अपनी मेहनत को बढ़ाएंगे नहीं। तो मेरी तो सबसे पहले यही आपसे गुजारिश रहेगी, मेहनत करना और बढ़ा दीजिए, थोड़ा मेहनत ज्यादा कीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए, जो कर रहे हैं उससे 2% ज्यादा करने की कोशिश कीजिए, सो दैट जो थोड़े बहुत मार्क के लिए हम पीछे रह जा रहे हैं वो हम पीछे ना रहे। अब सितंबर 26 में हमारे पास 2 महीने का टाइम बाकी है, जून खत्म होने को आया, जुलाई और अगस्त 2 महीने का टाइम है। अब ये वो टाइम आ गया जहां पर आपको इमीडिएटली डिसाइड कर लेना है कि मुझे एक ग्रुप के लिए जाना है या 2 ग्रुप के लिए। अगर मैंने आज के दिन डिसाइड किया मुझे एक ग्रुप के लिए जाना है, तो नेक्स्ट 2 महीने में दूसरे ग्रुप की कॉपी किताब को सब बंद करके अंदर रख दूंगा, मुझे उन्हें खोलना ही नहीं है। अगर कुछ क्लासेस पेंडिंग है तो पेंडिंग रहेगी, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं उस एक सिंगल ग्रुप पे ध्यान दूंगा जो मेरे को एग्जामिनेशन देना है सितंबर में। और अगर मैंने डिसाइड किया मैं दोनों ग्रुप दूंगा एक साथ, तो मैं फिर दोनों ग्रुप पे फोकस करूंगा, मैं अपनी रूटीन वैसे ही डिसाइड करूंगा कि मुझे दोनों ग्रुप के साथ जाना है, मुझे 6 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, तो मैं उसी तरीके से अपना टाइम डिवोट करूंगा, सो दैट मैं सारे 6 सब्जेक्ट्स, सारे के सारे 6 सब्जेक्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकूं। तो अब वो टाइम आ गया जब हर बच्चे को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि सर मुझे सिंगल ग्रुप के साथ जाना है या बोथ ग्रुप। सर ये कैसे डिसाइड करें सर, ये आप ही डिसाइड कर सकते हो और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। अपने आप को आपसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस को आपसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता, आप कितने पानी में हैं उससे उसको आपसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। अपने आप को समझो, अपने आप को देखो। अगर किसी ने May 26 एग्जाम दिया है तो उसका रिजल्ट देखो। अगर आपको लगता है ना रियली अ सिंगल ग्रुप नीड्स ऑल माई एफर्ट्स ऑल माई टाइम, गो फॉर अ सिंगल ग्रुप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो पासिंग परसेंटेज भी हायर है, नंबर 2 2 महीने में 3 सब्जेक्ट सल्टाना और 2 महीने में 6 सब्जेक्ट्स को लेके आगे बढ़ने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आपको लगता है मुझे सिंगल ग्रुप के साथ जाना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी का व्यू इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, स्टार्ट कीजिए एक ग्रुप, जो भी आपको देना है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अभी मैं ग्रुप 1 के लिए आपको बोलूंगा बिकॉज अब अपने पास 2 टर्म है, सितंबर और जैन। May 27 से नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है, तो ये दोनों टर्म मेरे को वेस्ट एक भी टर्म नहीं करना चाहिए, मुझे ग्रुप 1 के लिए अपीयर करना चाहिए अगर वो मेरा बाकी है। अगर किसी का सिर्फ ग्रुप 2 बाकी है फिर तो बात ही नहीं है, उनको तो पता है उनको क्या करना है। और अगर आपको लगता है नहीं मैंने एग्जाम दिया था, मैंने मेरे जो मार्क्स आए थोड़े बहुत मार्जिनल से कम रह गया, अगर मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा तो मैं दोनों ग्रुप अपीयर कर सकता हूं, आप बिल्कुल दोनों कीजिए, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा। बट इसको डिसाइड करने के लिए आप ही डिसाइड करें, आप अपने आप को देखें, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को एनालाइज करें, अपना टाइम देखें, कितना टाइम में आप कितना कवर कर सकते हैं, उसके हिसाब से सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप में जाए। अगर ये डिसीजन फ्रीज कर लेते हो ना, तो आगे की सारी बात मेरी आपको अच्छे से समझ में आएगी और बहुत अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। ये डिसीजन फ्रीज नहीं करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे और बाद में जाके ऐसा लगेगा काश थोड़ा टाइम मैं इसको और दे पाता तो मेरा ये ग्रुप निकल जाता। तो प्लीज इमीडिएटली डिसाइड कीजिए एक के साथ जाना है कि 2 के साथ। थर्ड, स्ट्रैटेजी
सेकेंड अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स। अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ उन बच्चों से जो मई 26 में ऑलरेडी एग्जाम दे रखे हैं और सितंबर 26 में वो एग्जाम देंगे वापस। वैसे जो बच्चे पहली बार एग्जाम देंगे वो भी ये सुन सकते हैं ताकि उनको सेकेंड टाइम जाने का मौका ना पड़े। सबसे पहली बात, टारगेट कीजिए 60+ इन ईच सब्जेक्ट। इंस्टीट्यूट बोलता है मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए, बट तीनों मिला के 150 चाहिए। एक ग्रुप की अगर बात करूं मतलब 50-50 हर सब्जेक्ट में चाहिए। मैं बोलता हूं टारगेट कीजिए 60+, तब जाके अगर आप 60+ टारगेट करोगे तो किसी पेपर में 55 आएगा, किसी पेपर में 50 आएगा, किसी पेपर में 45 आएगा और आप मिलाकर 150 स्कोर कर पाओगे। अगर आपका टारगेट ही रहेगा 50-50-50, अगर आपका टारगेट रहेगा 40-40, देन इन दैट केस आप कभी भी ग्रुप क्लियर नहीं कर पाओगे। आप हमेशा अटक जाओगे लास्ट में 140, 135, 132, 142 वैसे मार्क्स के लिए। आप में से कई सारे बच्चे जो इस बार अटके हैं वो इसीलिए अटके और हर टर्म में 130, 35, 145 सर हर सब्जेक्ट में पास है, टोटल 150 नहीं आया। वो तब तक होगा जब तक आप टारगेट 50 मार्क्स का लेकर अपनी पढ़ाई करोगे। अगर आप टारगेट 60 या 60+ कर दोगे तो आप देखोगे वो 150 वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी निकल जाएंगे और टोटल भी 150+ चला जाएगा। तो इतनी पढ़ाई हमें अच्छे से करनी है कि हम एग्जाम में अपने पेपर में 60 मार्क्स स्कोर कर सके, स्कोर करने लायक हो, फिर टफ चेकिंग हो, इजी चेकिंग हो। अब 60 मार्क्स स्कोर करने के लिए 85 टू 90 मार्क का पेपर अच्छे से लिखना पड़ेगा। अब 85 टू 90 मार्क का पेपर अच्छे से लिखने के लिए मेरे को उतना पोर्शन बहुत अच्छे से कवर करके जाना पड़ेगा। इस हिसाब से आपकी पूरी प्लानिंग होगी कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना एक्सटेंड तक मेहनत करना चाहिए, कितना एक्सटेंड तक मेहनत करना चाहिए। जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो, जब आप दूसरी बार पढ़ाई कर रहे हो, कुछ बातों का ध्यान रखना। रिवाइज फास्टर, रिवीजन पे बहुत ज्यादा टाइम डिवोट मत करना। अगर आपने ऑलरेडी एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कर लिया, कैश फ्लो रिवाइज कर लिया, बाईबैक रिवाइज कर लिया, से फॉर एग्जांपल लॉ में कोई चैप्टर रिवाइज कर लिया, तो सेकंड टाइम रिवीजन पर बहुत ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है। अब रिवीजन को थोड़ा स्पीड अप कर लीजिए क्योंकि आपको पता है किस मटेरियल से पढ़ना है, कौन सा समरी यूज करना है, कहां से मेरे को चीजें देखनी है, क्योंकि सारा चीज आपके पास अवेलेबल है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, फटाफट उसका रिवीजन करना है। सेकंड टाइम जब भी रिवीजन करने बैठो, रिवीजन में जितना कम से कम टाइम डिवोट करोगे उतना बेटर है। तो रिवाइज फास्टर। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्रिपेयर आपने नहीं किए थे पोर्शंस लास्ट अटेम्प्ट में, मान लो मई 26 में सर मैं ना एडवांस अकाउंट्स में ना कंसोलिडेशन छोड़ के चला गया था, जो पोर्शन आपने लास्ट टाइम छोड़ दिया था उस पोर्शन को आप प्रिपेयर कीजिए। और अगर कोई बच्चा पहली बार एग्जाम देगा तो कोई पोर्शन छोड़ना नहीं है हमें। अगर तेरे को कंसोलिडेशन टफ लगता है मेरे बच्चे, कोई टॉपिक कंसोलिडेशन में तेरे को नहीं समझ आता, तो उस टॉपिक को छोड़ के बाद बाकी कंसोलिडेशन कर ले। अगर हो सकता है एग्जाम में कंसोलिडेशन से एकदम इजी इजी क्वेश्चन बैठा दिया तो हम उस समय कंसोलिडेशन अटेम्प्ट कर सके, ऐसे हम होने चाहिए। अगर मैं पूरा चैप्टर छोड़ दूंगा, मेरा स्कोप खत्म हो गया, मैं कंसोलिडेशन का क्वेश्चन देख भी नहीं सकता। बट अगर जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करके गया और क्वेश्चन उस पोर्शन के अंदर से आ गया, तो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन भी मैं अटेम्प्ट करने लायक होऊंगा, तो मेरा पेपर ओवरऑल मेरे लिए थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो जो पोर्शंस तुमने पहले छोड़ दिए थे, अब उन पोर्शंस को हम लोगों को कवर करना है। हाँ, इन पर तुमको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। अगर कंसोलिडेशन लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था, पहली बार पढ़ने बैठ रहे हो, तो यहां तुमको एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो जो चीजें पहले कर रखी थी उनको फास्टर रिवाइज करो, और जो चीजें पहले छोड़ रखी थी उनको अब कवर करना है, उनके रिविजन पे थोड़ा हमको टाइम देना पड़ सकता है, टाइम देना पड़ सकता है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर। एक बच्चा मेरे पास आया था अभी 2-3 दिन पहले, सर क्या करना चाहिए अब। मैंने बोला जितनी कॉपियां भर सकता है उतनी कॉपियां भर, अकाउंट्स में प्रैक्टिस की झड़ी लगा दे। हर दिन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाऊंगा, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ 60 डेज 240 250 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करने हैं, सो दैट इस बार कुछ भी ना छूटे। जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा कवरेज करोगे, एग्जाम में क्वेश्चंस देखे दिखाए लगेंगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन देखे दिखाए लगेंगे तो पेपर में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पेपर में क्वेश्चंस करने का थोड़ा सा स्कोप अच्छा रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। सर बट ये प्रैक्टिस करें कहां से? सबसे पहले जिन सर से भी आपने ट्यूशन ली है उनके मैथ के गुड क्वेश्चन, सिर्फ गुड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। देन जंप टू इंस्टीट्यूट का PYQ RTP MTP।
तो सर की मैट का कर लिया, फिर पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी किया। सर कितने पीवाईक्यू आरटीपी एमटी? देखो पीवाईक्यू 3 कर लो, आरटीपी 3 टर्म की कर लो, एमटीपी करंट टर्म और लास्ट टर्म की कर लो। इतने कर लोगे तो भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर थोड़ा और ऊपर जाना है तो पीवाईक्यू 5 टर्म का, आरटीपी 3 टर्म का, एमटीपी 3 टर्म का। इतना अगर आप कर लेते हो तो होलिस्टिक कवरेज हो जाएगी, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा जो आपने किया है वैसा का वैसा। और तीसरा, जहां पर बहुत बच्चे नेग्लिजेंसी कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हमें करनी है। मैंने लास्ट टर्म सारे के सारे इंस्टीट्यूट के केस सिनेरियो बुकलेट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए, यूट्यूब पे अभी भी वो है, और उसको मर्ज करके एक बड़ा वीडियो भी बना के डाल दिया था। अगर आपने एडवांस अकाउंट्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किए थे जिसके कारण आप 55, 58, 50 पर रह गए, इस बार ये कर लेना। मैं आपको बोल रहा हूं एमसीक्यू अच्छा जाएगा तो आप 60 प्लस बहुत इजीली स्कोर कर लोगे। तो सेकंड रिवीजन में प्रैक्टिस जितना ज्यादा से ज्यादा करो उतना बढ़िया है। अपीयर कीजिए मॉक टेस्ट के लिए। बहुत बच्चे ना मॉक टेस्ट देते ही नहीं हैं। तो May 26 एग्जाम में जिसमें आप पहली बार पेपर लिख रहे थे वो आपका मॉक टेस्ट था, तो एक मॉक टेस्ट आपने दे दिया। अब 1 से 2 मॉक टेस्ट और दीजिए जुलाई और अगस्त में, ताकि आप इतने प्रिपेयर हो जाए कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन कहां पर बैठेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करो। मॉक टेस्ट की सबसे अच्छी बात होती है मार्क्स कम आए बेसी आए कोई जज करने वाला नहीं है। एंड नंबर 2, आपको पता चलता है किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम अब आगे डिवोट करना है। अगर एडवांस अकाउंट्स के मॉक टेस्ट में मैं 70 75 स्कोर कर पा रहा हूं, 65 स्कोर कर पा रहा हूं, मतलब इसकी प्रैक्टिस ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे तो और बेटर होते चले जाएंगे। बट टैक्स के मॉक टेस्ट में मेरे को 45 50 ही मिल रहे हैं, तो इस पर मुझे टाइम ज्यादा डिवोट कर रहा है क्योंकि मेरे को इसको 60 प्लस लेकर जाना है। तो आपको दिशा दिखाता है मॉक टेस्ट कि आपको एक्चुअली किस चीज पर कितना टाइम डिवोट करना है। इन मॉक टेस्ट से आइडेंटिफाई कीजिए वीक एरियाज, अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स कीजिए एंड उसके बाद रीअपीयर कीजिए टेस्ट के लिए। तो पहला टेस्ट देंगे, वीक एरियाज पता चलेगी, उनको फिक्स करेंगे, वापस टेस्ट देंगे, तो हम डे टू डे बेटर होते चले जाएंगे। तो एग्जामिनेशन में फेल होने का कोई स्कोप नहीं है। जब भी कोई बच्चा सेकेंड टाइम रिवीजन कर रहा है इन पॉइंट्स को फॉलो करे। फास्टर रिवीजन, ज्यादा रिवीजन पे टाइम डिवोट नहीं करना, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने हैं। जो चीजें पहले प्रिपेयर नहीं की थी अब उस पर टाइम डिवोट करना है। मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करना है, उनसे अपनी गलतियां समझ के उनको फिक्स करके वापस टेस्ट देना है, सो दैट हम डे बाई डे इंप्रूव कर सके और सितंबर 26 एग्जाम अच्छे से निकाल सके। तो अगर कोई बच्चा अभी May 26 में अनसक्सेसफुल रहा, उसके लिए ये स्ट्रैटेजी है जो उसको फॉलो करनी है जब वो अपना रिवीजन करे। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन रिवाइजिंग रिवाइजिंग रिवाइजिंग। गिव मोर एंड मोर टाइम टू रिटन प्रैक्टिस, सो दैट एग्जाम में जब जाए तो आपके हाथ चले और आप अच्छे से सब चीजें लिख सके। सर ये तो आपने बहुत अच्छा बताया ओवरऑल हर चीज के लिए। एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट में क्या करना है थोड़ा सा बता दो सर। जैसा कि आपने कहा ये 1.5 सब्जेक्ट के बराबर है, तो थोड़ा सा इसका आइडिया दो। देखो एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट में मैं आपको ये बोल सकता हूं कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिस पर आपको टाइम ज्यादा डिवोट करना है, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको फटाफट करने से भी काम हो जाएगा। फटाफट करने से मतलब रिविजन कम, प्रैक्टिस पर फोकस करो। थोड़ा ज्यादा टाइम मतलब रिविजन के लिए टाइम दो और फिर क्वेश्चन थोड़े थोड़ा ज्यादा बनाओ। यानी थोड़ा टॉपिक पढ़ा फिर उसका 2 क्वेश्चन बनाया, फिर थोड़ा टॉपिक पढ़ा 2 क्वेश्चन बनाया। तो रिवाइज क्वेश्चन साथ साथ बनाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओ, सो दैट कंक्रीट हो सके और एग्जाम में जब जाओ 14 मार्क का 10 मार्क का क्वेश्चन दिखे तो आप आराम से कर सको। अगर मैं चैप्टर्स में बात करूं तो अमल कमीशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको टाइम डेडिकेट करना चाहिए। जब आप रिवीजन कर रहे हो अच्छा खासा टाइम डेडिकेट करना चाहिए। मैं बोलूंगा अगर आप दिन में 6 घंटा अकाउंट्स कर रहे हो तो एक दिन का 6 घंटे में 4 घंटा अमलगमेशन, 2 घंटा एएस, फिर नेक्स्ट दिन वापस 4 घंटा अमलगमेशन, 2 घंटा एएस। 2 दिन अमलगमेशन को दोगे तब जाके अमलगमेशन अच्छे से कंप्लीट होगा। तो थोड़ा टाइम देना है, थोड़े क्वेश्चन ज्यादा बनाने हैं। कंसोलिडेशन सब्सिडरी वाला थोड़ा टाइम ज्यादा देना है। डिपेंडेंट ब्रांच, ब्रांच के अंदर जो डेटा सिस्टम, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, होलसेल वाला ब्रांच वाला है वो उस पर थोड़ा टाइम ज्यादा दीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट पीएल बनाने वाले फटाफट फॉर्मेट रिवाइज किया, 2 से 3 क्वेश्चन बनाए, सो दैट ऐसा हो जाए कि 14 मार्क का क्वेश्चन नंबर 2 आए तो हम बहुत इजीली बना सके। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां पर हमें थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करना है, थोड़ा ज्यादा आराम से अच्छे से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके आगे बढ़ाने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, AS10 PPE, 15 एम्प्लॉय बेनिफिट, 16 बोरोइंग कॉस्ट, 19 लीजेस, 22 इनकम टैक्स, 28 इंपेयरमेंट। ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिनको अच्छे से पढ़ के थोड़े क्वेश्चंस हाथ से बनाना, सो दैट अच्छी तरीके से एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप एग्जीक्यूट कर सके। तो इन टॉपिक्स के लिए करना है प्रॉपर रिवीजन एंड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस।
बाद बाकी जितने भी हमारे एरियाज है उसमें रिवीजन थोड़ा फास्ट होगा और डेली बेसिस पे एक एक क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। उनको एक बार में लेके बैठ के बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो आपने क्या किया, एक बार देख लिया ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कैसे हम आइटम्स क्लासिफाई करते हैं, डायरेक्ट मेथड में कैसे बनाते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में कैसे बनाते हैं, दैट्स इट, रिवीजन इज कंप्लीट। अब मैं क्या करूंगा, आज 2 क्वेश्चन बना लिया, कल 2 क्वेश्चन बना लिया, नेक्स्ट दिन 2 क्वेश्चन बना लिया, तो मेरा नया चैप्टर का रिवीजन चालू हो गया और कैश फ्लो का दो दो एक एक क्वेश्चन 3-4 दिन बना के कैश फ्लो को सॉलिड कर लिया। मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन उठाया, एक बार देख लिया कैपिटल रिडक्शन कैसे डेबिट क्रेडिट करते हैं, कैसे सब डिवीजन ऑफ शेयर, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, कैसे शेयर्स का पेड अप वैल्यू वगैरह कम करते हैं, थोड़ा शेयर सरेंडर देख लिया। देखने के बाद फटाफट मैंने क्या किया, क्वेश्चंस बनाए, आज 2 क्वेश्चन बना लिए, कल 2 क्वेश्चन बना लिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट। तो फटाफट रिवाइज करो एंड डेली बेसिस पे 2-2 क्वेश्चन बनाओ ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 डेज, देखो अपने आप आपका चैप्टर हो जाएगा। इनको लेके आपको 3-3, 4-4, 5-5 घंटे नहीं बैठने हैं। तो मैंने ये बांट दिया कि किस चीज में आपको टाइम ज्यादा डिवोट करना है और किस चीज को आप फटाफट भी करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एग्जाम में उसको इजीली एग्जीक्यूट कर पाओगे। अब बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें, अगर आप बता दें, आपका रिवीजन वीडियोस वगैरह कैसे एक्सेस करें वो बता दे तो बहुत हेल्प हो जाएगा। अब एडवांस अकाउंट्स के लिए मेरे रिसोर्सेज जो अवेलेबल है वो मैं आपको बता दूं, जो आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहला रिसोर्स है मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच। पेड है, बट अब मैंने ना इसमें 3 वेरिएंट बना दिए, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्राइस एज लो एज 1500। शायद 1500 में आपको 1 महीने का एक्सेस मिलता है, उसमें अभी कुछ डिस्काउंट भी चल रहा होगा। 1500 का प्राइस, 1 महीने का एक्सेस। अब आपके पास 2 महीने का टाइम बाकी है, आपने क्या किया, एडवांस अकाउंट्स अब मुझे रिवीजन लेके बैठना है, एक काम करो एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले लो। 1 महीने में जो जो टॉपिक्स में मेरे को प्रॉब्लम है वो मैं अविनाश सर के साथ कर लूंगा एग्जाम ओरिएंटेड बैच से, जहां पे रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी भैया करवा देंगे और सब कवर हो जाएगा, जो कुछ बचेगा नहीं वहीं से एग्जाम में आएगा। और जो बात बाकी टॉपिक मुझे लगता है मैं खुद कर सकता हूं वो मैं खुद कर लूंगा, उसमें मेरे को एग्जाम ओरिएंटेड बैच में ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसको इतना लो प्राइस कर दिया कि हर बच्चा अपने अपने हिसाब से उसको जितने दिन के लिए चाहिए उतने दिन के लिए बाई करे और उतने का ही पैसा दे, उसको ज्यादा पैसा ना देना पड़े। बट एग्जाम ओरिएंटेड बैच ना सबके लिए नहीं होता। ये पेड है बोल के मुझे आपको बेचना है ऐसा नहीं है। किसके लिए है मैंने यहां नोट डाउन कर दिया है, जिनको ये प्रॉब्लम्स हो वही लेना, नहीं तो मेरे ये फ्री रिसोर्सेज भी आपके लिए बहुत है, बहुत है। जिन बच्चे ने क्लासेस बहुत पहले ले रखी है, क्लासेस ले में 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, बहुत टाइम हो गया सर क्लासेस कंप्लीट किए हुए, कॉन्फिडेंस नहीं है एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट में, सर कर तो रहे हैं बट नहीं लग रहा है कि हमसे हो जाएगा एग्जाम में, रिवीजन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, या फिर गुड क्वेश्चंस उनको नहीं मिल रहे जिनको उनको प्रैक्टिस करना है ताकि होलिस्टिक कवरेज हो जाए, जिनको ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही है वही मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच ऑप्ट करे। मेरे एग्जाम ओरिएंटेड बैच में प्यार से एक एक टॉपिक को रिवाइज करवाया है, उसके ऊपर इतने एडिक्वेट क्वेश्चन करवाए हैं कि एग्जाम में उसके बाहर कुछ भी ना आए। तो इस तरीके से मटेरियल बनाया गया है, इस तरीके से पढ़ाया गया है कि आप एग्जाम रेडी पढ़ाई करने के साथ साथ हो सको, आपको अलग से कुछ और करने की दरकार ना पड़े। तो जिन बच्चों को लगता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है वो मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, आपको जितने महीने की वैलिडिटी चाहिए वो वाला ले एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करे सो दैट एडवांस अकाउंट्स में एग्जामिशन पक्का आ जाए। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम्स नहीं है, जिनको क्या है, रिवीजन सर हमने कर लिया है, बस मुझे बताओ कौन से गुड क्वेश्चंस है जो मुझे प्रैक्टिस करने चाहिए ताकि एग्जाम में वैसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, उन बच्चों को मेरे मैराथन प्रैक्टिस सेशन एमसीक्यूज के वीडियो देखने हैं। मेरे कई मैराथन्स बनाए हुए, सर आपके मैराथन तो है बट कोई 6 महीने पुराना है, कोई 9 महीने पुराना है, कोई 2 साल पुराना है। अरे यार एडवांस अकाउंट्स में चीजें चेंज थोड़ी होती है, ब्रांच जो 2 साल पहले था, 5 साल पहले था, 10 साल पहले था, आज भी वही है। मैं जो कवरेज उस समय करवाता था आज भी कवरेज वही कराता हूं और उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मेरे कोई भी कंटेंट पर आप एकदम निश्चिंत होकर फॉलो करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे ही चीजें आपको एग्जाम में दिखाई देगी। एक एक मैराथन में लाख व्यूज, 50,000 व्यूज, 70,000 व्यूज है, वो बच्चे देख रहे हैं, उससे फायदा उठा रहे हैं, आप निश्चिंत होकर देखिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर मुझे ना अगर ये सारी चीज एक जगह पर मिल जाए ताकि बार बार ना खोजना पड़े तो मजा आ जाए, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सिंगल लिंक डाल रहा हूं, सिंगल लिंक, वो सिंगल लिंक के अंदर सब कुछ है।
मेरे एमसीक्यू प्रैक्टिस है, मेरे एएस की प्रैक्टिस है, मेरे चैप्टर्स की प्रैक्टिस है, मेरे गुरु ज्ञान के वीडियोस है, मेरे रिवीजन के वीडियोस है, एवरीथिंग उस एक सिंगल लिंक में है। वो सिंगल लिंक खोलिए, उस सिंगल लिंक के अंदर से जो आपको चाहिए टाइम टू टाइम एक्सेस कीजिए, उस लिंक को अच्छे से सेव कर लीजिए, दोस्त मांगे तो उसके साथ शेयर कीजिए, उसको इसकी दुआ मिलेगी तो आपका भला होगा, एंड उस एक लिंक से आपका सारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट में कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैंने आपको गाइड किया। अगर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो, मेरी बोली हुई बात सुनते हो और जैसा मैंने टारगेट बनाने के लिए कहा वो बनाते हो, आई एम 100% श्योर दैट September 26 विल बी सक्सेसफुल फॉर यू। September 26 सक्सेसफुल। जो जो बच्चे September 26 में एग्जाम दे रहे हैं, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बोलना सर हम क्लियर कर लेंगे, और वही जोश के साथ पढ़ाई स्टार्ट करना है। 100% श्योर यू विल बी एबल टू क्लियर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसमें इतने सारे कंटेंट आते हैं जो आपको सीए और सीए में एक बार में बनाने के लायक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टाटा।